तो नया रखी हुई भी ठीक है, बंद हो जाए तो नया रखी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल YTH इंडिया एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अवर न्यू टॉपिक गवर्नर। तो आज जो है हम भारत के राज्यपाल के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। पॉलिटिक्स में जो है हमने अब तक काफ़ी सेशन जो अपने कवर कर लिया होगा और सबको समझ में आने भी लग गया होगा। और कल जो थी 2-3 चीज़ लेफ्ट रह गई थी, तो उसको जो है हम बाद में कर लेंगे। एक चीज़ रह गई थी उसमें, बस एक जो कमेटी थी हमारी एस्टिमेट कमेटी का एक छोटा सा पॉइंट जो आपका रह गया था, तो वो उसको हम अगले सेशन में देख लेते हैं। आज जो है हम गवर्नर के बारे में डिस्कस करेंगे। वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसमें मेन जो था पब्लिक अकाउंट कमेटी वाला ही इंपॉर्टेंट था, अगर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। और वैसे इतना डिटेल में भी नहीं जाएंगे उसमें। अब हम जो बात करेंगे गवर्नर की बात करेंगे, तो गवर्नर होते हैं आपके भारत के राज्यपाल। तो हम पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इनके बारे में क्या वर्णन है, इनकी पावर क्या है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो वॉट एवर जो हमारा पॉलिटिक्स में इनके बारे में गिवन है, आज वो हम सब पढ़ेंगे। सो गवर्नर को अगर हिंदी में देखा जाए उसे हम बोलते हैं राज्यपाल। जैसे कंट्री के हेड आपके, जैसे कंट्री के नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, कंट्री के नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होते हैं, उसी तरह स्टेट के नॉमिनल हेड आपके गवर्नर होंगे, यानी राज्यपाल होंगे। जैसा फंक्शन प्रेसिडेंट का है, वैसा ही जैसा फंक्शन प्रेसिडेंट का कंट्री के लेवल पर है, वैसा ही फंक्शन राज्यपाल का, गवर्नर का स्टेट के लेवल पर होगा। गवर्नर का टॉपिक बहुत इजी होने वाला है, जिसने प्रेसिडेंट के टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा है। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपको मैच करते हुए चलना है। तो देखिए 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, कंट्री के नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होते हैं, तो स्टेट के नॉमिनल हेड आपके कौन हो जाएंगे, गवर्नर। यानी जितनी भी लॉज, योजनाएं, कुछ भी बनाया जाएगा तो वो ऑन द नेम ऑफ गवर्नर ही बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट राज्यसभा लोकसभा को भंग कर सकते हैं, डिसोल्यूट कर सकते हैं, ठीक है, अगर मेजोरिटी प्रूफ नहीं हो पाती है। उसी तरीके से राज्यपाल के पास अपनी मर्जी से तो खैर वो डिसोल्यूट नहीं कर सकते, वो तो प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, राज्य में जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट इसमें बनी हुई है वो अपनी मेजोरिटी जो है प्रूफ ना कर पाए, उस केस में गवर्नर भी जो है आपके डिसोल्यूट कर सकते हैं। तो ये इनकी कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये हमने एक बहुत ही नॉर्मल लेवल की बात चली है, हम पढ़ते हैं टॉपिक की तरफ अपने। तो होप सो गवर्नर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका बेसिक आइडिया, एक जो बेसिक नॉलेज है आपका हो गया होगा कि कौन है और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं और इसको क्यों पढ़ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, बस आपको अपना फोकस बनाते हुए चलना है। अब इसमें है आपका कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गवर्नर का जो है आपका 153 से आर्टिकल 167 तक जो इनके बारे में गिवन है। 153 से 167 तक आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गवर्नर के बारे में जो है इनकी पावर्स, इनके ओथ, इनके एफर्मेशंस, इन सब के बारे में गिवन है। इसके अलावा पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है, ठीक है, इसमें आते हैं पार्ट 6 में। तो अगर क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट तो वो क्वेश्चन यही बन जाएगा, आर्टिकल से तो नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन ये आ जाएगा कि गवर्नर जो है आपके किस पार्ट में आते हैं। तो पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आपके राज्यपाल जो है आपके आ जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने नॉमिनल हेड वाला पॉइंट ऑलरेडी पढ़ लिया है कि गवर्नर जो है स्टेट के नॉमिनल हेड होते हैं, जिस तरह प्रेसिडेंट जो है आपके कंट्री के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें अभी है टॉपिक कि 1956 से पहले, बिफोर 1956, ठीक है, देयर इज ओनली वन गवर्नर, ठीक है, फॉर वन स्टेट। शायद वीडियो बंद करना। तो 1956 से पहले आपका
खाली एक गवर्नर होता था स्टेट का। उसके बाद क्या हुआ आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, एक 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1956 में, जो कहता है कि देयर शैल बी वन गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है, 1956 से पहले आपको क्या हुआ करता था कि एक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल रहेगा, लेकिन बाद में फिर क्या किया गया कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत आपका ये कहा गया कि अब जो है एक राज्य के 2 से ज़्यादा गवर्नर हो सकते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका प्रेजेंट में है कि यूपी और मध्य प्रदेश के आपके एक ही राज्यपाल हैं। ठीक है, यूपी और मध्य प्रदेश के आपके एक ही राज्यपाल हैं, और इनका सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, इनके जो अलाउंसेस हैं पक्ष वो किस तरीके से डिसाइड होंगे, तो वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि किस रेशियो में कौन सी स्टेट, या वो स्टेट जो आपस में डिसाइड कर लेती है कि सैलरी जो है, सैलरी एक ही मिलेगी उनको, लेकिन किस रेशियो में किस तरीके से देनी है कि 50/60 देनी है कि 50/50 आप देंगे, यानी हाफ आप दोनों दे रहे हैं, या 40/60 देनी, किस तरीके से देनी है वो जो है आपके स्टेट और प्रेसिडेंट जो है डिसाइड कर लेते हैं। उसके अलावा जो है राज्यपाल जो होगा कभी भी उस स्टेट का चुना नहीं जाएगा, राज्यपाल जो है हमेशा दूसरे स्टेट से चुन के आएगा, ताकि वो वहाँ की पर्टिकुलर पॉलिटिक्स से जो है अफेक्टेड ना हो। ठीक है, बेसिकली जो है राज्यपाल को जो है हम लोग वो सेंट्रल का एक रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि सेंट्रल के रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन इनकी पावर को जो है फिर भी लिमिटेड किया गया है। इनके पास इतनी पावर नहीं है, इनको नॉमिनल हेड की तरह ही आप देखिए, जैसे प्रेसिडेंट जो थे आपके नॉमिनल हेड थे, तो उसी तरह राज्यपाल भी जो है आपके नॉमिनल हेड है। ठीक है, तो ये हमने चीज़ इसमें पढ़ ली कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो आपका ये अगर बनेगा। ठीक है, एक ये वाला और एक पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है गवर्नर का जो है डिस्कशन जो है आपका किया गया है। तो ये तो है, हमने यहाँ पर इसको डिस्कस कर लिया। अब देखिए, अब बात चल रही है अब बात हो रही है आपकी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किन 2 क्वालिफिकेशंस की बात करी है आपकी। तो राज्यपाल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन जो आपकी बताई है, क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो आपकी पहली क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब में कॉमन आएगी, ये तो कॉमन क्वालिटी है। ठीक है, मस्ट हैव 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल की एज होनी चाहिए। ठीक है, तो इन 2 क्वालिटीज को जो है, इन 2 क्वालिफिकेशंस को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्नर के लिए निर्धारित किया गया है। होप सो आपको ये पॉइंट भी क्लियर है। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे, कंडीशन फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर। अब देखिए क्या कंडीशन हो गई, ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउस, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना तो लोकसभा और राज्यसभा का, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किसी का भी मेंबर ये होने नहीं चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। इसको हम कई बार हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कोई भी गवर्नमेंट में
गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट में कोई भी अच्छी पोजीशन पर वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें है कि गवर्नर को जो है किसी भी तरह का रेंट पे नहीं करना राजभवन में रहने के लिए। जैसे प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट हाउस होता है, उसी तरह गवर्नर के लिए जो है, एक गवर्नर के लिए जो है आपके स्टेट जो राजभवन प्रोवाइड करती है, तो उस राजभवन के लिए गवर्नर किसी भी तरह का कोई रेंट पे नहीं करेंगे। इस कंडीशन को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉइंट एग्जाम में तो नहीं आएगा। जो आने के चांसेस है वो ये हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके जो भी इनके अलाउंसेस, सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, इसको कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये सब पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित होगा आपका। इसके अलावा ठीक है, अगर इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर फॉर 2 or more states, so salary and facilities ratio should be decide, कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति इस बात का निर्णय करेंगे कितने रेशियो में जो है, अगर जैसे मान के चलिए इस समय यूपी और मध्य प्रदेश की एक ही आपकी जो है राज्यपाल है, ठीक है, आनंदीबेन पटेल, तो अब इनका जो सैलरी और इनके जो अलाउंसेस मिल रहे होंगे, सैलरी इनको एक ही मिलेगी। ये नहीं है कि दोनों स्टेट से अलग अलग पूरी सैलरी आएगी। 3.5 लाख सैलरी है, जैसे गवर्नर की जो सैलरी होती है वो 3.5 लाख है। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर ये 2 राज्य की जो है आपकी गवर्नर बन गई तो 2 अलग अलग राज्यों से इन्हें 3.5 लाख इधर से भी आ रही है, यूपी से भी आ रही है, 3.5 लाख उधर से भी आ रही है, सैलरी एक ही मिलेगी इनको, लेकिन अभी लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना इनको, कि 3.5 लाख को 200 में बांट दो, ठीक है, तो वो रेशियो जो होगा ना आपका, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। भारत के राष्ट्रपति इस बात का निर्णय लेंगे कि कौन कितनी सैलरी देगा। ये डिपेंड करता है कि स्टेट की कंडीशन क्या है। मान के चलिए एक स्टेट है वो अमीर है, जैसे पंजाब है आपका, वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट में आता है, ठीक है, और मान के चलिए एक स्टेट है वो गरीब है, तो हो सकता है प्रेसिडेंट उसमें क्या कर दे कि 70% उसको दे दें, 70% सैलरी वो देगा और 30% वो देगा। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि देता कौन है, तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे इसको। अब इसके अलावा जो है आपका, ठीक है, अब जो इनको अलाउंसेस और पेमेंट मिल रहे हैं आपके, 3 स्टार्ट, जो रिन्यूमरेशन और अलाउंसेस हैं आपके, द रिन्यूमरेशन और अलाउंसेस, तो रिन्यूमरेशन और अलाउंसेस हैं आपके, कांट बी रजिस्टर्ड, इसको आप मना नहीं कर सकते। कब? ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस, यानी जिस समय गवर्नर अपने पद पे बने हुए हैं, अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, वो इस समय गवर्नर की पोजीशन पे है, तो अब इस टाइम पर उनके किसी भी रिन्यूमरेशन या अलाउंसेस, यानी जो भी फैसिलिटीज उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगी, उसको आप रजिस्टर नहीं कर सकते, उसको मना नहीं कर सकते, चाहे वो उनकी सैलरी हो, चाहे उनका घर हो। इसके अलावा और भी फैसिलिटीज़ जो है उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिलती हैं, आप उसको मना नहीं कर सकते, वो सारी फैसिलिटीज़ जो है आपको उनको देनी पड़ेंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़, इनको क्या प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ मिली है। तो होप सो आपको ये पॉइंट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ के बारे में, ओके। क्वालिटी सही आ रही है दोस्तों? इसमें क्वालिटी सही आ रही है वीडियो में? अभी बंद मत करिए। प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज के, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज मतलब किस किस तरीके से, इम्यूनिटीज मतलब बचाव, इनका किस तरीके से जो है इनको एक तरीके से शील्ड मिली हुई है, किस किस तरीके से इनको बचाव मिला हुआ है। तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है, ये इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटी, इनको बचाव मिला हुआ है फ्रॉम लीगल लायबिलिटी।
ठीक है, फॉर ऑफिशियल एक्ट्स, इनके जो ऑफिशियल एक्ट्स होंगे आपके। इसके अलावा इनको जो मिला हुआ है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो होंगे उससे इम्यून है, ये बचे हुए हैं। अब इसको पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, पर्सनल एक्ट्स, ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस। इसके अलावा आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है, सिविल प्रोसीडिंग्स के केस में ऐसा आप जो है आपका नहीं होगा। ठीक है, ही कांट बी इम्प्रिजेंट, एंड अरेस्टेड ओनली ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस। एक तो आपका ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो है आपका सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड। तो कैसे इनिशिएट करोगे? बाय गिविंग 2 month प्रायर नोटिस। आपको 2 महीने पहले ही जो है नोटिस देना होगा। तो देखिए इसमें बड़ी सिंपल सी चीज बताई गई है कि इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटी फॉर ऑफिशियल एक्ट्स, मतलब जैसे उन्होंने कोई भी ऑफिशियल का काम किया तो जाहिर सी बात है उनकी पावर है उसका वो यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको हर चीज का जवाब देने की जरूरत नहीं है। कि अगर मान के चलिए प्रेसिडेंट को सजेस्ट किया कि आप जो है इस स्टेट में इमरजेंसी लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो गया है, तो वो इसके लिए जवाबदेही तय नहीं करेंगे। मतलब कोई भी उनसे पूछ नहीं सकता कि आपने जो है ऐसा क्यों किया है। ठीक है, अपने ऑफिशियल एक्ट्स के लिए तो कम से कम वो जवाबदेही तय नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो गलत करेंगे तो वो तो जो जब उनका टर्म ऑफ ऑफिस खत्म हो जाएगा तो वो तो चली जाएगा, लेकिन जो उनको पावर मिली हुई है उसका अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए कोई क्वेश्चन उनसे नहीं पूछ सकता कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तो इसलिए ऑफिशियल एक्ट्स यहाँ पे लिखा गया है। सेकंड पॉइंट है आपका इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। जो उनकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है, मतलब जैसे उन्होंने कोई क्राइम कर दिया तो उस टाइम पे आप उनको ना ही अरेस्ट कर सकते हो, ना ही उन पर कोई केस चला सकते हो। प्रेसिडेंट के केस में भी यही था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका टर्म ऑफ ऑफिस जब तक वो गवर्नर के पद पर है, उधर वो जब तक प्रेसिडेंट के पद पर है तब तक आप उनके खिलाफ कोई भी किसी भी तरह का क्रिमिनल प्रोसीडिंग, किसी भी तरह का केस जो है नहीं चला सकते हो। जैसे ही गवर्नर के पद से हट जाएंगे उसके बाद आप जो है केस चला सकते हो। इसके अलावा इनको इम्प्रिजेंट या अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता। इनको इम्प्रिजेंट मतलब इनको जेल में बंद नहीं किया जा सकता, ना ही आप इनको अरेस्ट कर सकते। कब तक? जब तक ये गवर्नर है या फिर अपने इनका टर्म ऑफ ऑफिस चल रहा है। जैसे गवर्नर पद से हट जाएंगे तब आप जो है इनको नॉर्मल पर्सन की तरह आप जो इनको ट्रीट कर सकते हो। इसके अलावा सेकंड जो है, हाँ, क्रिमिनल सिविल प्रोसीडिंग्स जो है, इनकी सिविल प्रोसीडिंग्स जो है यानी जैसे कुछ सिविल केसेस होते हैं, ऐसा अगर कोई केस है तो वो आप चला सकते हो, लेकिन उसके लिए भी गवर्नर को जो है 2 महीने पहले आपको नोटिस देना ही होगा। ठीक है, 2 महीने पहले जो है इनको नोटिस मिल जाना चाहिए कि आपके खिलाफ जो है हम इस तरह का केस चलाने वाले हैं, तो 2 महीने पहले ही आपको इन्फॉर्म करना होगा गवर्नर को। तो ये तो था आपका प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज। अब हम बात करते हैं ओथ की। देखिए, गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता है, पहली बात, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई खास पावर नहीं है, तो इसीलिए उनके इलेक्शन के लिए इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा जो है खर्च किया जाए। इसीलिए होता क्या है कि जनरली प्रेसिडेंट जो होते हैं गवर्नर को जो है प्रेसिडेंट जो है उनको नॉमिनेट कर देते हैं, इलेक्ट कर देते हैं एक तरीके से। वो जो है भेज देते हैं कि भाई आप जो है स्टेट की गवर्नर जो है बन जाइए, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब पीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो उनको एडवाइस किया होगा कि, क्योंकि उनकी एडवाइस भले ही बाइंडिंग ना हो, लेकिन एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही करते हैं उनको, प्रेसिडेंट को। तो उन्होंने जो एडवाइस किया उस एडवाइस के बेस पर जो उस पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो आपका गवर्नर की पोजीशन में भेजते हैं। तो इनका इलेक्शन नहीं होता है, जो इनको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट भी बोला जाता है, या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है
कि जब इमरजेंसी लग जाती है आपकी, उस कंडीशन में गवर्नर जो है पावरफुल हो जाते हैं, भले ही वहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल लग जाए, लेकिन उस कंडीशन में, क्योंकि प्रेसिडेंट तो अब स्टेट में जाएंगे नहीं, तो वो बोल देते हैं कि भैया तुम जो है मेरे चेले हो और अब तुम इसको चलाओ। लगा प्रेसिडेंट रूल है, लेकिन पावर सारी गवर्नर एंजॉय करेंगे, तो उस टाइम में ये काफ़ी पावरफुल पोजीशन हो जाती है इनकी। और जो आपके चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं, वो एक मैनेजर के तौर पे काम करते हैं, मैनेजर के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओथ की। तो इनको ओथ कौन दिलाता है? तो इनको ओथ कौन दिलाता है? ठीक है, चीफ जस्टिस जो होते हैं ना आपके हाई कोर्ट के, वो इनको ओथ दिलाएंगे। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और अगर एब्सेंट है ये तो कौन दिलाएगा? इफ एब्सेंट, अगर ये एब्सेंट होगा तो कौन दिलाएगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट जो है, उसके बाद इनको ओथ दिलाएंगे। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट क्या था? ठीक है, ठीक है, इसमें इतना ही पॉइंट है। आपकी ओथ वाला सेक्शन जो है खत्म हो गया है। अब हम इसमें ये चीज और देख लेते हैं कि इनकी पावर कौन कौन सी गवर्नर की। तो देखिए, इन पे लेजिस्लेटिव पावर होती है, इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, इसके अलावा इनके पास जो है आपकी फाइनेंशियल पावर होती है, इसके अलावा जो है आपकी इनके पास जो है जुडिशरी की पावर होती है। ठीक है, अब आपका लेजिस्लेटिव पावर है। तो अगर हम लेजिस्लेटिव पावर की बात करें, तो मान के चलिए कोई भी स्टेट जो है, इसकी बात कर रहे हैं फिलहाल में हम, अगर कोई भी स्टेट जो है उसमें कोई मेजोरिटी की गवर्नमेंट है। ठीक है, अगर मेजोरिटी की गवर्नमेंट है तो उसमें तो जो है सीएम जो है आपका, उसको जो है ओथ दिलवाते हैं, या फिर उनको जो है एज एन सीएम के तौर पे इलेक्ट, जो मतलब रिप्रेजेंट करवा देते हैं, ओथ दिलवा देते हैं, तो गवर्नर ही दिलवा देते हैं। इन केस अगर जो पर्टिकुलर मेजोरिटी की पार्टी है और अगर वो अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाती है फ्लोर टेस्ट के दौरान, तो डिसॉल्यूट करने की पावर फिर लेजिस्लेटिव की जो है गवर्नर के पास आ सकती है। ये अपने मन से तो डिसॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर फ्लोर टेस्ट में अगर आप फेल हो गए, फिर इनको डिसॉल्व करने से कोई रोक भी नहीं सकता है। ठीक है, ये डिसॉल्व कर देंगे। उसके अलावा अगर जैसे इनके सीएम की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो या तो अपने लीडर बता देंगे हम अगला जो है उम्मीदवार इसको बनाएंगे, नहीं तो वो अपने मन से कोई भी दूसरी जो मेजोरिटी की पार्टी है जिसके पास अच्छी खासी सीट है, वहां से भी जो है किसी को जो है सीएम पद का उम्मीदवार जो है उनको बना सकते हैं, या फिर उनको जो है एक तरीके से वो तो दिलवा सकते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर आपकी आ जाती है। इसके अलावा आप कहते हैं फाइनेंशियल पावर। ठीक है, अब देखिए एग्जीक्यूटिव पावर में क्या होगा कि गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसीज जो है आपकी, या कोई भी आपका नियम कायदे कानून कुछ भी आपने कोई भी योजना बनाई, तो उसमें क्या होगा आपका कि वो सभी इन्हीं की नेम से चलेंगे। ठीक है, गवर्नर के नेम से ही चलते हैं, ये तो हम उसमें पढ़ते ही आ रहे हैं, जैसे वहाँ प्रेसिडेंट का चल रहा था। इसके अलावा इसमें ठीक है आपके एडवोकेट जनरल वगैरह होते हैं स्टेट के लिए, जैसे वहाँ पर कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। इसके अलावा कई सारी पोजीशंस जो हैं आपके यूपीएससी के मेंबर्स हो गए, चीफ इलेक्शन कमीशनर हो गए, तो इनको जो अपॉइंट करते थे वो प्रेसिडेंट कर रहे थे। इसी तरह यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया आपका, और आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हो गए, उनको जो है नॉमिनेट या फिर नॉमिनेट जो करेंगे वो यही करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके स्टेट असेंबली में जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनको उसको भी राज्यपाल ही जो है आपके नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये इनकी एग्जीक्यूटिव पावर हो गई। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा ये काम और कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए इनको लग रहा है कि भाई इस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तो प्रेसिडेंट को जो है बोल सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि भाई देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं हो रहा है, आप जो यहाँ पे इमरजेंसी लगा दीजिए। तो ये इसके कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स थे। फाइनेंशियल पावर में तो देखिए मनी बिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपना बिल बजट पेश कर रही है, उसमें आया मनी बिल,
तो हमने मनी बिल का ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। तो स्टेट में भी यही होगा, विदाउट गवर्नर के एसेंट के द्वारा आप मनी बिल ला ही नहीं सकते हो, तो पहले इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तब आपका मनी बिल जो है वहाँ पे आप सदन में, जो आपका जैसे यूपी का है, लखनऊ में है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ जो है बिल पेश होगा। इसके अलावा कोई भी बिल आया, ठीक है, तो इनके पास भी वीटो पावर होती है, 14 दिन के लिए रखना है उसको, रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है, या पड़ा हुआ है बिल, आप उसको कुछ उस पर एक्शन ही नहीं ले रहे हो, तो वो भी, क्योंकि इनके साइन के द्वारा वो बिल एक्ट नहीं बन सकता ना, जैसे प्रेसिडेंट का केस था, इसी तरह इनका भी है, तो इनकी फाइनेंशियल पावर हो गई। तो मनी बिल के केस में बात करिए हमने सिर्फ। इसके अलावा जुडिशरी पावर इनकी ये है कि इनके पास जो पार्डन पावर है, ठीक है, हालांकि डेथ सेंटेंस में इनके लिए इनके पास पार्डन पावर नहीं है, डेथ सेंटेंस की बात करें, लेकिन इनके पास भी जो है पार्डन पावर है, यानी कोई भी सेंटेंस हुई तो कोई भी पनिशमेंट हुई ये भी जो है कम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मार्शल लॉ यानी आर्मी वाला जो आर्मी की कोर्ट ने अगर किसी को सजा दी है, उस केस में गवर्नर के पास कोई पावर नहीं है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। मार्शल कोर्ट में कोई पावर नहीं है, लेकिन डेथ सेंटेंस में एक ही नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो आपके हैं जो एक्सट्रीम पनिशमेंट जो है, मतलब खतरनाक टाइप का पनिशमेंट जो होता है, उसको ये लो लेवल पनिशमेंट में कर सकते हैं, अगर हाई कोर्ट द्वारा उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसने कोई सजा दी है और किसी ने गवर्नर के पास याचिका दी है, तो वो उसको कर सकते हैं। तो ये इनकी पावर थी, और इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने को है नहीं। मैंने इसमें काफ़ी अच्छे से और बहुत हद तक जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से पढ़ा दिया है। अगर आपने सेशन ध्यान से भी सुना होगा तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन इसका कोई भी आपका बाहर जाना चाहिए। आप काफ़ी हद तक इसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, होप यू एंजॉयड द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।